दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की पट्टी माने जाने वाले 3 राज्यों के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, जबकि सर्वे से लेकर के और परिस्थितियां तक ये कह रही थी कि बीजेपी यहां पर चुनाव हार सकती है। कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 वो राज्य जहां पर अगर आप ये कहें कि छप्पर फाड़ बहुमत दिया है जनता ने भारतीय जनता पार्टी का, तो उसका कारण क्या है और कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई, इसको लेकर के लगातार विश्लेषण हो रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मंथन चल रहा है, उसके कारणों को तलाशा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे आज एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूं जो आपको पहेली लग सकती है। मेरा मानना यह है कि इन तीनों राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई है वो दरअसल राहुल गांधी की जीत है। अब ये कैसे है? एक्चुअली ये तीनों राज्यों में छत्रप सर्वे सर्वा थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और राजस्थान में अशोक गहलोत। इनके आसपास भी कोई नहीं ठहर सकता था। इवन जो रणनीतिकार थे सुनील सोनू गोलू, उनको कमलनाथ और अशोक गहलोत ने वापस लौटा दिया। राहुल गांधी चाहते थे कि वो काम करें। तेलंगाना में उन्होंने काम किया, वो परिणाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इन 3 राज्यों में जो ये छत्रप हैं, उन्होंने जो अपना मनमाना रवैया अपनाया, जरा उसकी पड़ताल कीजिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों वो राज्य थे जहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत दिखाई पड़ रही थी। छत्तीसगढ़ में यह माना जा रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार रिपीट करेगी, और मध्य प्रदेश में तो पिछले 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के साथ, और कांग्रेस पार्टी ने अच्छी रणनीति के तहत चुनाव कैंपेन भी किया था। लेकिन हारने की जो मूल वजह है वो है इन छत्रपों का, भूपेश बघेल और कमलनाथ का नरम हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व। अब जरा उसका आप मुआयना कीजिए। मध्य प्रदेश में जहां 230 सीटों पर चुनाव हुआ, 163 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी महज 66 सीटों पर सिमट गई। कमलनाथ के हाथ में सारी कमान थी, चुनाव मैनेजमेंट से लेकर के प्रचार तक की। और कमलनाथ क्या कर रहे थे? राहुल गांधी को भी दरकिनार करके वो जिस लाइन पर आगे बढ़े थे उसमें बाबा बागेश्वर एक बड़ा, आप कहें कि हिंदुत्व का आइकॉन इस समय का, जो हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए बेताब दिखता है, ऐलान कर रहा है। और उसके भाई का कारनामा तो आपको पता ही होगा कि वो एक दलित के घर में घुस करके गोली चलाता है अवैध हथियार से, गालियां बकता है, शराब पिए हुए है, नशे में धुत है, और मारने की कोशिश करता है लोगों को। उस बाबा बागेश्वर को बुला करके उसके चरणों में लौटते हैं बाप बेटे दोनों, यानी कमलनाथ और उनके बेटे। और छिंदवाड़ा, वहां पर बाकायदा उसकी कथाओं का आयोजन होता है। सिर्फ इतना भर नहीं है, कैसे कमलनाथ ने हिंदुत्व के टूल्स का इस्तेमाल किया है, जरा आप उनकी 11 गारंटियों को देखिए। कमलनाथ तो आगे बढ़ गए थे, राम वन गमन पथ बनवाएंगे। बोल रहे थे कि भारत में तो छोड़ दीजिए, श्रीलंका में मंदिर बनवाएंगे, सीता का मंदिर बनवाएंगे, ये उन्होंने गारंटी दी थी। पुजारियों को सम्मान निधि बढ़ाने की बात की, पुजारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा, वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की बात कर रहे थे। और जब हिंदी पट्टी है और हिंदुत्व की राजनीति है तो गाय गोबर गोमूत्र कैसे छूट जाएगा? नंदिनी गोधन योजना, 1000 गौशालाएं बनवाने का वादा, चित्रकूट में निषाद राज की प्रतिमा बनवाने का वादा, और महू में तो उनके एक और सिपाही सालार जीतू ठाकुर ने
जया किशोरी का कार्यक्रम करवाया, वही जया किशोरी जो लगातार भजन कीर्तन गाती रहती हैं। और इधर बाबा बागेश्वर का छिंदवाड़ा में पूरा आयोजन, ये, और आपको जबलपुर की रैली भी याद होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव का आगाज हो रहा था, प्रियंका गांधी की रैली थी, वहां पर प्रियंका गांधी के स्वागत में 30 फीट की हनुमान की गदा लगाई गई थी। प्रियंका गांधी ने नर्मदा में पूजा अर्चना की थी और वे गदाएं उस पूरे शहर में जगह जगह लगी थी। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से मंच पर भी गदा थी पहली ही रैली में जबलपुर शहर में, और इस तरह से नरम हिंदुत्व क्या कहें, बल्कि ये तो हार्ड हिंदुत्व लगता है। जिस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल मध्य प्रदेश में किया जा रहा था कमलनाथ के द्वारा, जिनके लिए दलितों के सवाल, आदिवासियों के सवाल, पिछड़ों के सवाल, महिलाओं के सवाल गायब थे। आपको याद होगा राहुल गांधी सीधी घटना का लगातार जिक्र कर रहे थे, जिसमें एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब की गई बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा। लेकिन कमलनाथ ने मजाल जो कही ये बात कही हो, कमलनाथ के लिए सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का कोई मायने नहीं था। और राहुल गांधी जो बार बार जाति जनगणना की बात कर रहे थे, आदिवासी दलितों के आत्मसम्मान, उनके एजुकेशन, उनकी नौकरियां, उनकी बात कर रहे थे, एस्पिरेशन की बात कर रहे थे, लेकिन कमलनाथ के एजेंडे में तो सिर्फ गाय, गोबर, राम, वनगमन पथ, सीता मंदिर, वो भी श्रीलंका में, ये सब कुछ था। जरा चलिए छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, हालांकि ओबीसी बिरादरी के हैं, कुर्मी हैं, और पिछली बार यानी 2018 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती तो उनको ओबीसी कार्ड की वजह से मुख्यमंत्री बनाया गया था। टीएस सिंहदेव को वादा किया गया था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन आखिरी के साल में उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। भूपेश बघेल की जो पूरी शासन करने की नीति रही है, जरा उसको आप देखिए कि इसमें कितना ओबीसी है, कितना सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स है, और कैसे आरएसएस के लोगों के आसपास रहने की वजह से उनकी नियुक्तियां तक की गई भूपेश बघेल की सरकार में, और सारा एजेंडा हिंदुत्व का चालू हो गया था भूपेश बघेल का। जरा भूपेश बघेल का देखिए कि उन्होंने क्या किया है। उनके एक सिपाही सालार हैं विकास उपाध्याय, वो ऐसे बाबाओं का प्रवचन करवा रहा था जो गांधी को गाली देते हैं, जो हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं, वो प्रवचन करवा रहा था, और उसको छूट मिली हुई थी भूपेश बघेल के शासन में। और भूपेश बघेल इतना ही नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दशरथ की ससुराल मानी जाती है, वही रामायण के मिथक में वो दशरथ जहां कौशल्या जहां से आती हैं, ये उस मिथक में माना जाता है। तो वहां पर कौशल्या मंदिर के निर्माण की बात कर रहे थे। कौशल्या मंदिर का निर्माण, रामायण की तमाम आयोजन करवाए भूपेश बघेल ने, राम वन गमन पथ बनवाया और उस पर राम रथ यात्रा निकाली भूपेश बघेल ने। जरा आप समझ हैं कि छत्तीसगढ़ में यह बेड़ा गर्क क्यों हुआ। 90 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी क्यों 35 पर सिमट गई और बीजेपी को क्यों 54 सीटें मिली। बीजेपी का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसका कोर एजेंडा है, उसकी हिंदुत्व उसका ही बैटलफील्ड है, और उसमें घुसने की कोशिश भूपेश बघेल कर रहे थे। और उसमें हिंदुत्व का कार्ड कैसे खेला जा रहा था। राम की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, जगह जगह लगवाई गई, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। और मैं फिर कहूंगा कि अगर हिंदुत्व का मामला है तो गाय गोबर गोमूत्र कैसे बचेगा। गोधन न्याय योजना शुरू की बघेल साहब ने, जिसमें गोमूत्र लोग बेच रहे थे, 4 रुपए लीटर में खरीदा जा रहा था, गाय का गोबर बिक रहा था और नौजवानों को यह काम मिला हुआ था। तो दूसरी तरफ आदिवासियों के जल जंगल जमीन के स्वामित्व को छीनने की कोशिश हो रही थी। सरकार उन पर उनकी दृष्टि गलत थी। वहां पर भी अंबानी अडानी साहब काम कर रहे थे, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे से
भूपेश बघेल चुनाव जीतने के मूड में थे, चुनाव क्योंकि आरएसएस के तमाम लोग उनके इर्द गिर्द थे। राम वन गमन पथ की तो पूरा और गाय गोबर वाली तो मामले में तो आरएसएस ने प्रशंसा की बघेल साहब की। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल को छोटा मोदी कहा जाने लगा इसी हिंदुत्व के एजेंडे की वजह से, और इसने छत्तीसगढ़ में आती हुई कांग्रेस को डुबो दिया, क्योंकि हिंदुत्व के लाइन पर, हिंदुत्व के मार्ग पर भूपेश बघेल बढ़ चुके थे। अब जरा राजस्थान की तरफ आइए। 199 सीटों पर चुनाव हुआ, हालांकि 200 सीटें हैं वहां पर। 115 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती और 69 पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई। हालांकि वहां एंटी इनकम्बेंसी थी और एक रवायत भी है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें ज्यादा थी राजस्थान में। अशोक गहलोत की कई नीतियां बड़ी अच्छी थी, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो या इंदिरा रसोई हो, उसकी वजह से बड़ी लोकप्रियता थी अशोक गहलोत की। हालांकि आप ये कहें कि बनस्पत प्रदर्शन अच्छा रहा अशोक गहलोत का, लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरह से एक ऐसे मजबूत छत्रप का जो जिसके कोई नियंत्रण नहीं, सचिन पायलट के साथ उन्होंने जो तकरार दिखाई और कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए कि हम तो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं लेकिन कुर्सी हमको नहीं छोड़ती। सचिन पायलट को सरेआम उन्होंने न जाने क्या क्या बोला, मक्कार बोला, बेईमान बोला, और इससे जो वहां का गुर्जर मतदाता है वो नाराज हुआ और अशोक गहलोत ने हाई कमान की भी नहीं सुनी। जब उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बारी आई थी तो वो राजस्थान की कुर्सी से चिपके हुए थे। वो चाहते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और मुख्यमंत्री भी बने रहें या अपने किसी कठपुतली को बिठा दें, लेकिन सचिन पायलट न बैठे। ये जो रवैया था अशोक गहलोत का, उसने एक तरह से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरे हाईकमान को चुनौती दे रखी थी। इन तीनों का हारना असल में राहुल गांधी की जीत में इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी लगातार सोशल जस्टिस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मैं तो बल्कि एक कदम आगे बढ़कर के उन्हें बहुजन राजनीति का एक नया नायक के तौर पर देखता हूं। वो जिस तरह से जय भीम का नारा लगा करके ये कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की बात करते हैं, मांग करते हैं, जुडिशरी में आरक्षण की बात करते हैं। वो रायपुर अधिवेशन में जिस तरह से प्रावधान किए गए, उसके पीछे की जो सोच है वो राहुल गांधी की है कि एससी एसटी की जो आबादी बढ़ी है उसके अनुपात में उसका आरक्षण भी बढ़ना चाहिए, जाति जनगणना हो और ओबीसी को भी उसकी आबादी के अनुसार अधिकार मिलना चाहिए, सत्ता और देश के संसाधनों में बराबर का हक हो, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए। ये बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी कांग्रेस पार्टी। ये जो हार हुई है, कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि कमलनाथ और भूपेश बघेल, इनकी हार में है ही मैं राहुल गांधी की जीत को देखता हूं, क्योंकि ये हिंदुत्व का एजेंडा अब कम से कम यहां पर नहीं चलने वाला और राहुल गांधी अब मजबूती के साथ अपने एजेंडे पर चलेंगे, दलित आदिवासी पिछड़ों के एजेंडे पर चलेंगे, उनके उत्थान, उनके शैक्षिक विकास, उनकी नौकरियों के सवालों पर, महंगाई और भुखमरी के सवालों पर, बेरोजगारी के सवालों पर कम से कम राजनीति होगी। और राहुल गांधी ने यह तय कर लिया है, मैं बहुत विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कह रहा हूं, राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि अगर पार्टी भी टूटती है तो टूट जाए, लेकिन मैं इस एजेंडे को छोड़ने वाला नहीं हूं। कास्ट सेंसस का एजेंडा ही मेरा प्रमुख एजेंडा होगा और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी की जीत है। अगर इन तीनों राज्यों में जहां पर अशोक गहलोत बड़े छत्रप बने हुए थे, किसी के नहीं सुनते थे, अगर वो चुनाव जीत जाते तो वो एक और सत्ता का केंद्र हो जाता। कमलनाथ और बघेल जीत जाते तो हिंदुत्व की लाइन पर कांग्रेस पार्टी बढ़ चली होती। तो आज यही हार राहुल गांधी की जीत के रूप में दिखाई पड़ रही है और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी अब इस लाइन पर आगे बढ़ेंगे। हार जीत तो होती रहती है, कितनी बार हारेगी कांग्रेस पार्टी, अगर वो अपने एजेंडे पर रहती है तो ये जो 80-85% लोगों के सवाल हैं, इन सवालों को जब आप एड्रेस करेंगे तो डेमोक्रेसी में जिसके पास जनसंख्या है, जिसके पास आबादी है, जिसके पास मतदाताओं की बड़ी संख्या है,
वो चुनाव जीतता है। और भी कांग्रेस पार्टी का भविष्य इसीलिए मुझे उज्जवल दिख रहा है, या आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं रोक पाएगा, तो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि जो अकलियत के सवाल हैं, अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं और उनके सामने जो अस्मिता का सवाल है, उसको लगातार एड्रेस करना, और जो हिंदुत्व की राजनीति है जिसमें हिंदू राष्ट्र की बात है, भारत माता क्या है, यह भी उन्होंने समझाया। अगर दलित, आदिवासी और पिछड़ों के बच्चे अगर सपना नहीं देखेंगे, वो भी डीएम, कलेक्टर, एसपी नहीं बनेंगे, तो फिर वो चंद लोग जो लेटरल एंट्री के जरिए पहुंच रहे हैं, वे चंद लोग जो सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में इस देश को चलाने की पूरी आर्थिक शक्ति है, जो बजट का एलोकेशन करते हैं, वो अगर लोग इनमें से नहीं होंगे तो फिर वो वर्चस्व स्थापित करेंगे अपना, और जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, वो शिकार होगा इसका। और इसलिए मैं देखता हूं कि राहुल गांधी की जीत होगी। शुक्रिया।